नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं मंडी से खबर के साथ। मंडी के तत्तापानी में आयोजित जनसभा में सीएम जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने सुक्खू और वीरभद्र की कलह का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों एक दूसरे को पार्टी का बंटाधार करने का जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि कांग्रेस इस समय भयंकर निराशा के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के जनसभा को लेकर सरकार पर किए जा रहे हमलों का भी सीएम ने करारा जवाब दिया। सीएम ने कहा कि मैं गांव से उठा इंसान हूं, कोई एक सीएम बता दो जो गांव से हो, इसलिए गांव के लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और हमने जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। कि कांग्रेस जो हमारे सारे विपक्ष के जितने भी हमारे साथी हैं, भयंकर निराशा के दौर में से गुजर रहे हैं। एक नेता कुछ बोलता है, दूसरा नेता कुछ बोलता है, तीसरा कुछ और बोल के चला जाता है। आज मैं देख रहा था समाचार पत्र में वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि बोलते सुक्खू ने पार्टी का भट्ठा उठा दिया। और सुक्खू ने आज कहा है, वीरभद्र सिंह के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो पढ़ लेना, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा क्या बोला है। वो भी ऐसे ही बोल रहा कि तेरे तो बेड़ा ही गर्क। खेत में हल भी चलाया है, पीठ पर मैल का जो है क्रीड़ा भी ढो करके जो है उसमें भी हिस्सा लिया है, और जाकर के गांव में जाकर के जो है जंगल से लकड़ी लाने का काम वो भी किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री रहे आज से पहले शायद ही किसी ने इस प्रकार के काम किए। हमने जनमंच को इसलिए शुरू किया कि गांव का आदमी शहर में जाता है, छोटे छोटे काम के लिए दर दर भटकता रहता है। हमने कहा गांव का आदमी गांव में रहेगा, मेरे दफ्तर में बैठा हुआ अधिकारी, मेरा शिमला का सचिवालय में बैठा मेरा मंत्री जाकर के गांव में लोगों की समस्या के समाधान करने की जाए। और अब बड़ी खबर, जयराम सरकार के बजट सत्र को मिली मंजूरी। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दी बजट सत्र को मंजूरी। 4 फरवरी से 18 फरवरी तक चलेगा सत्र। बजट सत्र के दौरान होगी कुल 13 बैठकें। 9 फरवरी को सदन में पेश होगा आम बजट। जी हां, 9 फरवरी को सदन में आम बजट पेश होगा और इसे लेकर मंजूरी दे दी गई। राज्यपाल आचार्य देवव्रत की तरफ से बजट सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। और बता दें कि 4 फरवरी से 18 फरवरी तक ये सत्र चलेगा। जी हां, जयराम सरकार के बजट सत्र को मंजूरी मिली है और आचार्य देवव्रत जो राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के हैं, उन्होंने ये मंजूरी दी है। 4 फरवरी से 18 फरवरी तक ये सत्र चलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जीएस तोमर जुड़ रहे हैं। जीएस, जानना चाहेंगे कि बजट सत्र को लेकर मंजूरी मिल चुकी है और बताया यह जा रहा है कि इस दौरान कुल 13 बैठकें होंगी, क्या कुछ और अपडेट्स? राज, आपने बिल्कुल सही कहा। बजट सत्र को जो है राजभवन की मंजूरी मिल गई है और 4 फरवरी को दोपहर 2 बजे के बाद राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज होगा और 5, 6 और 7 तारीख को जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी और प्रस्ताव पारित किया जाएगा। साथ ही साथ 9 फरवरी को सीएम जयराम अपना दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं इस कार्यकाल का, और जबकि 13वीं विधानसभा का ये 5वां सत्र है और प्रदेश की जयराम सरकार का ये दूसरा बजट सत्र होगा। 2019 और 2020 का ये आम बजट होगा। 9 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा। 11, 12 और 13 फरवरी को बजट पर जो है सामान्य चर्चा होगी। साथ ही साथ इस दौरान जो है 2 प्राइवेट मेंबर डे होंगे। 8 फरवरी और 14 फरवरी को जो है सदन में प्राइवेट मेंबर डे रहेंगे। 15 को अवकाश, 16 को अवकाश रहेगा, जबकि 18 तारीख को जो है इस सत्र का समापन होगा। राज, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट का आकार छोटा किया गया है। 13 मीटिंगें होंगी और बेहद महत्वपूर्ण मीटिंगें होने वाली है। जिस तरह से प्रदेश की जयराम सरकार जो है प्रदेश की 70 लाख जनसंख्या के लिए आम बजट पेश करेगा, किस तरह की। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया जीएस इस तमाम अपडेट के लिए। विस्तृत तरीके से समझा रहे थे संवाददाता। और बजट सत्र की तारीखें क्या होगी और आकार क्यों छोटा किया गया है। और अब एक और बड़ी खबर, ऊर्जा राज्य हिमाचल की पोल खुली है।
765 सरकारी स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है। 454 प्राइमरी और 311 मिडिल स्कूल अंधेरे में है। 15,000 से ज्यादा छात्र अंधेरे में पढ़ने को मजबूर है। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश, जिसे ऊर्जा राज्य भी कहा जाता है क्योंकि और प्रदेशों को भी बिजली उधार देता है, बिजली देने की एवज में पैसे लिए जाते हैं, उस राज्य में यह हाल है कि 765 सरकारी स्कूलों में बिजली की सुविधा तक नहीं है। 454 जिनमें से प्राइमरी स्कूल है और 311 मिडिल स्कूल है, और ये तमाम स्कूल अंधेरे में है। अब अंधेरे में इसलिए क्योंकि बिजली की सुविधा नहीं है। 15,000 से ज्यादा छात्र अंधेरे में ही पढ़ाई करने को मजबूर है। शिमला से संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर, ये बेहद चौंकाने वाला खुलासा कि 765 ऐसे स्कूल जहां पर बिजली तक नहीं, और वो भी ऐसे प्रदेश में जो औरों को बिजली बांटता फिरता हो। जी राज, देखिए, बहुत हैरानी की बात है कि ऊर्जा राज्य में इस तरह की चीजें होती है, जहां पर 10,500 मेगावाट से ज्यादा बिजली जो है हर रोज पैदा होती होगी। इन स्कूलों की बात करें, 765 स्कूलों की बात करें राज, इसमें ज्यादा दूर नहीं जाएंगे तो हैरानी इस बात की ये भी है कि यही राजधानी शिमला में ही रुल्दू भट्टा जो स्कूल है, जो शिक्षा मंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, 3 बार से लगातार यहाँ से विधायक है, उस स्कूल में अब तक जो है बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो सोचिए किस तरह के हालात पूरे प्रदेश में होंगे। जहां तक प्राइमरी स्कूलों की बात है, बुनियाद है, इसकी बात करें तो सिर्फ किन्नौर जिले को छोड़कर लगभग सभी जिलों की हालत ऐसे कि स्कूलों में जो है बिजली का कनेक्शन नहीं है। जब और रणवीर, ये उस प्रदेश के हालात है जहां के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि तमाम चीजों को हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ इन शिक्षा मंत्री का इसमें जिक्र ना करें तो बेहतर। पिछली सरकार के शिक्षा मंत्री पर भी सवाल खड़े होते हैं जब ये आंकड़े सामने आते हैं। बिल्कुल सही बात है राज, इसी सरकार की नहीं है, अब तक की जितनी भी सरकार रही है उनकी ये जिम्मेदारी थी, वो जवाबदेही से हर बार इससे जो है बचते रहे। और यहाँ पर जिक्र ये भी किया जाना जरूरी है कि किस तरह से शिक्षा को पेश किया जाता है और देश में किस तरह से अग्रिम पंक्ति में हिमाचल खड़ा होता है, और यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं भी स्कूलों में नहीं मिलती है। जहां तक जब हमने कारणों की बात कुछ अधिकारियों से की थी कि आखिर क्यों जो है ये कारण है कि अब तक बिजली का कनेक्शन इन स्कूलों में नहीं लगा, तो ठीकरा जो है बिजली विभाग पर फोड़ा जाता है। ये कहा जाता है कि कई बार जो है इसमें अड़ंगे बिजली विभाग की तरफ से लगाए गए, लेकिन संवेदनशीलता देखिए जो माननीय है वो लगातार कितने सालों से ये सब जानते हुए भी इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और साथ के साथ अब इन स्कूलों में जो है बिजली की व्यवस्था को लेकर सरकार ने जिम्मा जो है हिमऊर्जा को दिया है। हिमऊर्जा के अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि सोलर लाइट की व्यवस्था की जाएगी, उसकी जो है फिजिबिलिटी जो रिपोर्ट होती है वो तैयार कर ली गई है। शिक्षा विभाग से उसका पैसा जो है आना अभी बाकी है और करीब करीब 10 करोड़ खर्चा जो है इन स्कूलों में बिजली पहुंचाने में लगेगा। तो कुल मिलाकर अब तक की जो भी सरकारें हिमाचल में रही है, शिक्षा को लेकर बातें बहुत सारी की जाती है, खासकर सरकारी शिक्षा जो है ऐसा नजर आता है राज की सुनियोजित तरीके से ये व्यवस्था सरकारी शिक्षा को खत्म किया गया है। सरकारी स्कूलों में व्यवस्था इसलिए कम दी जाती है ताकि ये प्राइवेट स्कूलों को इससे ये आरोप लगने लाजमी भी हो जाते हैं रणवीर। और सवाल यहां पर यह भी उठ जाता है कि अग्रिम पंक्ति में हिमाचल प्रदेश जरूर खड़ा होता है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था का आलम और हाल क्या है ये बेहद जरूरी जानना। बेहद शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए, लेकिन सवाल शिक्षा मंत्री से भी जरूर कीजिएगा इस बाबत कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि बात वो करते हैं कि हम बुनियाद से जुड़े हुए लोग हैं और तमाम चीजों को समझते हैं, लेकिन अगर समझते हैं तो फिर ये हाल क्यों है, और वो भी तब जब हिमाचल प्रदेश शिक्षा के अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे अव्वल आंका जाता है। और अब एक और बड़ी खबर, हिमाचल में जल्द लागू होगा आरक्षण बिल। सीएम जयराम ठाकुर का यह बयान, गरीब सवर्णों को हिमाचल में जल्द 10% आरक्षण दिया जाएगा। सरकार सबका साथ सबका विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। तो कुल मिलाकर जिस बिल को लेकर केंद्र से लेकर हर राज्य में ढिंडोरा पीटा जा रहा है, उसी बिल को लेकर और उसी बिल का हवाला अब हिमाचल के सीएम भी देते दिख रहे हैं।
विपक्ष की अगर बात करते हैं तो सीधा आरोप लगता है कि लोकसभा चुनाव है, इसलिए ऐसा बिल लाया गया, इसलिए इस बिल को पारित कर दिया गया और गरीब सवर्णों को हिमाचल में भी 10% आरक्षण जल्द ही दे दिया जाएगा। सरकार सबका साथ सबका विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, ये हिमाचल सरकार की तरफ से बात की जा रही है। बहरहाल इससे सियासी गलियारों में कितना फर्क पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो पहल केंद्र की तरफ से की गई, अब कम से कम जो बीजेपी शासित प्रदेश है वो इसे तेज गति के साथ लागू करने की कोशिश में जरूर जुटे दिखते हैं। और अब धर्मशाला से एक ऐसी खबर जो चौंका देने वाली है, हिला देने वाली है और सरकारी तंत्र के साथ साथ विभागों पर भी सवाल खड़े करती है। धर्मशाला में एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद मार्केट कमेटी कांगड़ा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दरअसल साल 2017 में दुकानों और बूथों की अलॉटमेंट हुई। आरोप यह कि कमेटी के सचिव ने कमेटी की दुकानों और बूथों को नियम कायदे के बाहर जाकर अलॉट कर दिया। विजिलेंस और विभाग की तरफ से भी जांच हुई। विजिलेंस जांच में उस सचिव स्तर के अधिकारी को दोषी भी पाया गया। तो इस पूरे गड़बड़झाले का खुलासा यह हुआ जब विभाग की तरफ से जांच हुई कि इस पूरी जांच में कुछ कमियां हैं। इस खुलासे के सारे दस्तावेज न्यूज 18 के पास मौजूद है। लेकिन हास्यास्पद बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जिस अधिकारी को जांच का जिम्मा दिया गया वो इस मामले की जांच कर ही नहीं सकता था और महीनों के इंतजार और जांच पूरी होने के बाद यह पता चलता है कि सचिव स्तर का अधिकारी सचिव स्तर के अधिकारी की जांच नहीं कर सकता। दरअसल जांच में एपीएमसी कांगड़ा के सचिव राजेश डोगरा की कार्यप्रणाली पर अनिल चौहान ने सवाल उठाए। विजिलेंस जांच में भी कुछ ऐसा ही पाया गया। विजिलेंस जांच क्या काफी नहीं थी, हो सकता है कुछ कायदे कानून होंगे कि विभाग की तरफ से जांच करवाई जाए। और उस जांच की जब बात कृषि मंत्री से की गई तो कृषि मंत्री ने न्यूज 18 से इस मामले में बात की और कहा कि उन्होंने अब ऊना के डिप्टी डायरेक्टर को सुरेश कपूर को जांच सौंप दी है। यानी सचिव स्तर से बड़े अधिकारी को सौंपनी थी तो डिप्टी डायरेक्टर को सौंप दी गई और जिस डिप्टी डायरेक्टर ने जांच अनिल चौहान को सौंपी थी उसे बदलने की बात भी कृषि मंत्री कर रहे हैं। लेकिन हैरान कर देने वाले ये तमाम पहलू है कि पहले सचिव स्तर का अधिकारी सचिव स्तर की जांच करता है और जब खुलासा होता है तो मंत्री जी उस डिप्टी डायरेक्टर को बदल देने की बात करते हैं और जांच डिप्टी डायरेक्टर ऊना को सौंपने की बात की जाती है। बहुत से सवाल इस पूरे मामले से जुड़े हुए जरूर आपको चौंकाने वाले लगेंगे। पता किया उधर तो उन्होंने रात को मतलब इसका एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने मतलब सब कुछ करके तो मतलब दुकानें दे के मतलब रफा दफा कर दिया पूरा ना। जब हमने इसकी मतलब पूरी जान पड़ताल की तो क्या है कहाँ से क्या होगा तो हमने पूरा इसका बायोडाटा लिया तो हमको पता लगा कि हमने इसका मतलब 20 दिन का टाइम होता है इसको दुकान को मतलब इसका डॉक्यूमेंट भरने के लिए करने के लिए एसटी के लिए इसमें कुछ और भी मतलब फ्री होता है कुछ। तो उन्होंने वो 5 दिन में दुकान नीलाम करके वो कोई नहीं हिमाचल उसमें तो उन्होंने 5-6 दिन में एक हफ्ते में सब कुछ कर के मतलब साइड हो गया। उसका टाइम उसमें लिखा हुआ है हालांकि कि 20 दिन का टाइम होता है इसका। तो उन्होंने मतलब इसलिए मैंने वो उसके ऊपर ये कंप्लेंट दी। मैंने इसके रिगार्डिंग जो सेक्रेटरी से बात की तो सेक्रेटरी कहने लगा कि आपने हमारे ऐसी आरटीआई मांग ली। सेक्रेटरी का मतलब वे ऑफ टॉकिंग ये था। दूसरी बात यहाँ पे पार्किंग जो मंडी का सेक्रेटरी है, क्या नाम है उनका? उसका नाम राजेश डोगरा है। मैं जब उससे बात की तो बोला जी आप अपने बेस पे देखो, अपने तरीके पे देखो जो कुछ करना है आपने। मैं कहा ठीक है मैं अपने बेस पे देखूंगा, मुझे क्या दिक्कत है उसमें देखने में। कोई मैं अनपढ़ तो हूँ नहीं, क्या जानता नहीं हूँ या किसी प्रकार का मुझे शिकायत दी थी आपने? बिल्कुल लिखित में ली है, मेरे पास सारी आरटीआई हुई हैं। अच्छा, वो तो कहते हैं हमारे पास लिखित में कोई शिकायत नहीं आई है। वो तो कहेगा ना कि लिखित में आएगी नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि सब राजनीति चलती है। तो राजनीति कहाँ तक चलती है? कोर्ट कचहरी में कोई राजनीति नहीं चलती है, ये रिश्तेदारी नहीं चलती है। आम आदमी को यहाँ जितने व्यापारी खड़े हुए हैं इनको पता ही नहीं होता है, इनको पता ही नहीं है कि क्यू फार्म भी होता है, या इसमें मालिक इसमें साइन करेंगे या तो सालों पहले का ये गड़बड़ झाला और जब जांच सौंपी भी गई तो वो भी गलत शख्स को सौंप दी गई। बहरहाल विजिलेंस जांच में तो दोषी पाया गया। धर्मशाला से संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विचित्र, बहुत ही अजीबोगरीब ये मामला नजर आता है कि सचिव स्तर का अधिकारी सचिव स्तर की जांच करता है, जो बहुत बेसिक है कि एक स्तर के अधिकारी दूसरे स्तर की जांच नहीं कर सकते, यानी आपसे कोई बड़ा होना चाहिए जो जांच करे। और अब कहा जा रहा है कि डिप्टी डायरेक्टर ऊना इस मामले की जांच करेंगे। तफसील से जरा समझाएं इस मामले को। देखिए बिल्कुल राज सही कहा कि एक सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की जांच पड़ताल नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज डिपार्टमेंट को पहले सोचनी चाहिए थी। ऐसा तो नहीं कि डिपार्टमेंट अभी नया बना है, ऐसा भी नहीं कि सरकार नई बनी है जो इस तरह के कायदे कानून नहीं जानती। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और हाँ, जो सबसे हास्यास्पद वाली बात तो ये है राज की, जब जो सेक्रेटरी हैं, जो एपीएमसी के सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ जो है वो विभागीय जांच होती है,
साथ ही साथ जो है वो एपीएमसी ही जो दूसरी एपीएमसी जो कमेटी है दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, वो इसकी जांच पड़ताल करती है। इसके साथ ही साथ विजिलेंस जांच करती है। उन तमाम जांच पड़तालों में जो है वो इस एपीएमसी कांगड़ा के जो नुमाइंदे हैं उनको दोषी ठहराती है। बावजूद इसके उन अधिकारियों को वहां से हटाने की बजाय, उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय जो है वो अब दूसरे तरीके से ये तमाम जो कायदे कानून जो है, ये तमाम जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, ये बड़े ही हास्यास्पद हैं और बड़े ही ये सवालों के घेरे में आ रही हैं कि आखिर इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है। क्यों जो एपीएमसी कांगड़ा है, जिनकी ओर से इतना बड़ा गड़बड़ छाला हुआ है, जिनके खिलाफ इस तरह की जांच पड़ताल हुई है, जिनको तमाम रिपोर्टों में जो है वो कहीं ना कहीं दोषी पाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल जो वो यहाँ पर उठ रहा है। वो जांच पड़ताल होनी बहुत जरूरी थी। जब एपीएमसी, हाँ यहाँ ये बात भी है कि सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी ने जांच पड़ताल की भी, तो उनकी ओर से जब जांच पड़ताल की गई थी उसमें वो तमाम वही आरोप सिद्ध हुए हैं जो विजिलेंस रिपोर्ट में हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि विजिलेंस रिपोर्ट और जो एपीएमसी हमीरपुर ने जो जांच पड़ताल की है वो दोनों बराबर तो नहीं है नाराज। तो ऐसे में जब इस तरह के ये तमाम जो आरोप लग रहे हैं और तमाम जो ये दोनों रिपोर्टें जो हैं जो बिल्कुल एक ही चीज कह रही है, और अगर विजिलेंस को भी हम देखें राज, तो उसमें भी विजिलेंस के जो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं उनकी ओर से ये पूरी जांच पड़ताल की गई है और उन्होंने ये कहा है कि ये तमाम जो बूथों की अलॉटमेंट हुई है, जो दुकानों की अलॉटमेंट हुई है, उनको रद्द कर देना चाहिए और जो ये जो अधिकारी है उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लेना चाहिए। बावजूद इसके उस विजिलेंस जांच रिपोर्ट को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जा रहा है और सरकार अब ये कह रही है कि एपीएमसी हमीरपुर की के जो समकक्ष जो अधिकारी थे उनकी बजाय जो है वो किसी दूसरे अधिकारी से अब हम जांच पड़ताल करवाते हैं। तो ये वाकई में हास्यास्पद है राज। और हाँ, ये कह दिया जाए कि अभी जो प्रक्रिया हम लोगों ने लंबी चलवानी है, हम जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जो करप्शन जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए उसकी बात करते हैं, उन तमाम चीजों को हम लंबा खींचेंगे। और ये जो पहले की जितनी जांच पड़तालें हुई हैं, जब उस वक्त जो जांच पड़ताल हुई थी उस वक्त जो इतना सारा सिस्टम लगा था, इतनी तमाम सारी प्रक्रिया अपनाई गई थी, उन सबको हम दरकिनार कर देते। तो ये बिल्कुल, और सवाल जरूर उठते हैं। बता दें कि जो ये तमाम प्रोसेस और ये गड़बड़ झाला है ये क्यों है? वो इसलिए है कि ये जो दुकानें हैं ये बेहद कम रुपए देकर आप खरीद सकते हैं, यानी गरीबों के लिए ये दुकानें जनरली रहती है और 2 से 3 हजार रुपए में आपको साल भर के लिए दुकान मिल जाएगी। लेकिन बड़ा गड़बड़ झाला इसमें यह होता है कि लाखों रुपए लेकर ये दुकानें अपने करीबियों को दे दी जाती है। बेहद शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए विचित्र। कुल्लू की लगघाटी के मशान गांव में एक शख्स की पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इतना पता चला है कि मृतक दीपचंद का प्रतापचंद नाम के शख्स से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें प्रतापचंद ने दीपचंद को पत्थरों से हमला कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घंटों की तलाश के बाद आरोपी प्रतापचंद को उसकी बुआ के घर से गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हम ऊपर सीन पे पहुंचे तो वहां पर लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया कि लड़ाई झगड़ा हुआ है उनका किसी के साथ, प्रताप नाम का लड़का था। तो हम उसको तुरंत ऊपर घर से हॉस्पिटल के लिए ले आए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया और उसके बाद अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस टीम चले गई है। और वो ऊना के संतोषगढ़ कस्बे में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक तेज रफ्तार कार सवार ने पहले सड़क पर जा रहे राहगीरों को टक्कर मारी और फिर 2 बाइक सवारों को भी टक्कर मार दी। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं गाड़ी सवार फरार बताया जा रहा है। घायलों में 7 नाबालिग हैं। फिलहाल लोगों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पिछले कल रात पुलिस संतोषगढ़ चौकी को सूचना मिली थी कि संतोषगढ़ मेन बाजार में एक हादसा हुआ है, जिसमें पुलिस ने मौके पे पहुंच के कार्रवाई का जायजा लिया। उसमें एक गाड़ी जो कि अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, उस गाड़ी में, क्योंकि रात को प्रोग्राम था नगर कीर्तन का, तो उस गाड़ी ने अनियंत्रित होकर कुछ लोगों के ऊपर वो उसने गाड़ी चढ़ी है, जिसमें तकरीबन 8-9 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनको कि रात को ही हॉस्पिटलाइज कर दिए गए थे। पहाड़ों की रानी शिमला ने एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है।
राजधानी में हल्का हिमपात हुआ, जबकि पर्यटन स्थल कुफरी, फागू, नारकंडा समेत ऊपरी शिमला के सभी इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई। बर्फबारी ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ाई। सड़क पर बर्फ जमने से यातायात भी प्रभावित हुआ। संजौली से लेकर कुफरी तक लंबे लंबे जाम लगे। सड़क बहाली का काम भी लगातार जारी है। बर्फबारी के चलते ऊपरी शिमला के कई रूट्स प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार के दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है, लेकिन 15 जनवरी यानी मंगलवार को फिर से बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। बर्फबारी होने से पर्यटकों के शिमला पहुंचने का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और बर्फबारी का जमकर लुत्फ भी उठाया जा रहा है। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज का, जैसे कि आज दिखा रहा था वेदर में कि आज यहाँ पे स्नोफॉल होने वाला, और वैसे एक्सपेक्टेड हुआ। जब हम निकले अपने होटल से, देखा गाड़ियों पे बर्फ जमी हुई है। फिर उसके लिए हमने माल रोड के लिए तरफ कुछ किए, वहाँ पे आए और अच्छा लगा देख के यहाँ पे। यार इधर का अमेजिंग, अभी तो एनवायरनमेंट बहुत अमेजिंग हो रहा है। अभी शाम में ही शायद इधर स्नोफॉल, मतलब रात में स्नोफॉल हुआ था, तो अभी तो अच्छा है। और हम प्लान कर रहे हैं आगे कुफरी जाने का, तो कुफरी में भी अच्छा मिलेगा उधर। औसम मौसम बिल्कुल। एक्चुअली स्नोफॉल मैंने पहले भी देखा है गुलमर्ग में, बट वो इस तरह से नहीं था। कल नाइट को हम लोग रात को 2:30 बजे जगे और मॉल रोड वगैरह घूमा। नाइट में हम लोग कल अकेले ही थे जो घूम रहे थे पूरा मॉल रोड, और बहुत ही औसम वेदर था। हमने न्यूज़ पर सुना था कि लास्ट वीक स्नोफॉल हुई है। अपना हिमाचल के इस बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।